सो लास्ट क्लास किए थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें से हम लोग ने डेफिनेशन देखे कि क्या क्या प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, क्या क्या गाइडलाइंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसका फीचर्स देखे थे। एंड वहां पे फादर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेवल का 14 प्रिंसिपल देखे थे। आउट ऑफ 14 10 बोले थे एंड 4 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो अब देखो, हर एक प्रिंसिपल का चाहे कोई भी दिया हो, चाहे फादर दिया हो चाहे मदर दिया हो, ठीक है, उसके एक्सेप्शन निकाल के आता है। कुछ तो कमियां जरूर रहता है जो दूसरा दूसरा ऑथर जो है वो निकाल देता है। तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि इसका कुछ लिमिटेशन है। बोल रहा है लिमिटेशन बोलने का मतलब है जो आप प्रिंसिपल दे रहे हो फेवल जी, वो पूरा का पूरा सही नहीं है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो सामने वाला पूछेगा ना क्या कमियां हैं, क्या कमियां आपको मेरे 14 प्रिंसिपल में देखा, जो आप उसका लिमिटेशन निकालो, ठीक है। तो कमियां निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं ठीक है। तो सबसे पहले आपका पहले वाला लिमिटेशन हम बता रहे, आउट ऑफ 14 प्रिंसिपल वहां पे एक प्रिंसिपल था जिसको स्प्रिट डी क्रॉप्स, इसका बोलने का मतलब क्या था, इसमें लिमिटेशन निकाला। देखो एक्चुअली हेनरी फेवल बोलना क्या चाहता था इसमें कि कोऑर्डिनेशन होगा ग्रुप में, ठीक है, एक ग्रुप एक्टिविटीज मिला है, अगर वहां पे कोऑर्डिनेशन होगा तभी वो काम हम लोग कर पाएंगे, उस गोल को हम लोग अचीव कर पाएंगे जो सेट किया है। अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो अंडरस्टैंडिंग होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, सेम कंसेंट होगा, तभी पॉसिबल है। लेकिन यहां पे क्या बोल रहे हैं लिमिटेशन में कि देखिए ठीक है, आप तो बोले ग्रुप एक्टिविटीज, अगर कहीं पे ऐसा कोई सब बिजनेस में तो ग्रुप एक्टिविटीज नहीं होता है, इंडिविजुअल एक्टिविटीज होगा, तब तो ये तो काम नहीं है। जहां पे एम्प्लॉय लोग को अकेला अकेला इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद अथॉरिटीज दिया जाएगा, तब तो यहाँ पे तो ये काम आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बोला कि ये सिर्फ बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ना, बिग कंपनीज के लिए, जो छोटा छोटा होता है कंपनी जो इंडिविजुअली वर्क करते हैं, वो लोग के लिए तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सही है वो, ठीक है। नंबर टू में क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड, so they can be applied blindly in all situations. They have to be applied by modifying them according to the situation. So if they are not modified according to the situation, satisfactory result may not be obtained from their application. बोलने का मतलब है आपने जो 14 प्रिंसिपल दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप जैसे बोले कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ना, बोला ना यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो इसका मतलब ये सारा चीज तो अप्लीकेबल होना चाहिए सब में। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं होगा, लिमिटेशन में क्या बोल रहा है, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ बिजनेस डिमांड। समझा ना, तो बिजनेस के सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अप्लाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे उस प्रिंसिपल को जो आपने 14 प्रिंसिपल। तो इसका मतलब वो जो आप बोल रहे हैं वो एग्जैक्टली वहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पे क्या बोल रहा है, ये रिजिड नहीं है, नॉट रिजिड, फिक्स नहीं है, जो आप बोले वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है नहीं, होना तो पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन वो क्या डिमांड कर रहा है वो भी तो देखना है। वर्क डिवीजन बोल दिया, ठीक है वर्क डिवीजन कर दिया, तो जैसे वो बता रहा है कि वर्क डिवीजन में सबको काम वर्क डिवाइड कर देना, हम माने वर्क डिवाइड करेंगे। तो अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे वर्क डिवाइड करना पड़े, तो वो अप्लाई नहीं करेंगे हम। हो सके तो वहां पे वर्क डिवीजन का जरूरत नहीं है ना, वर्क डिवीजन करने का जरूरत ही नहीं है वहां पे हम लोग को, या वर्क डिवीजन करने के बाद तो उसको भी सब डिवाइड कर देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना जो प्रिंसिपल से 14 प्रिंसिपल मॉडिफाई करना पड़ता है, एग्जैक्टली वो एप्लीकेबल कहीं पे नहीं होता, ठीक है। नंबर 3 में क्या बोल रहा है, समटाइम्स द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में किल द इंटेंशन ऑफ द वर्कर इन डूइंग वर्क। फॉर एग्जांपल, डिवीजन ऑफ लेबर इज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. As a result of application of this principle, and worker always
has to remain engaged in the same work as he has to perform the same work repeatedly, he may feel monotonous in work. इसका मतलब क्या है? थर्ड में क्या बोल रहा है यहाँ पे? डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में और एक लिमिटेशन निकाला। डिवीजन ऑफ वर्क एक पॉइंट उठाया, एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ वर्क मींस क्या है कि वर्क को डिवाइड करना। सो मान लो कि एक वर्कर को वर्क डिवाइड दे दिया, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी को वर्क अपना अपना वर्क दे दिया, तो इसका मतलब ये लोग को यही काम करते रहना एवरी टाइम, आके मोनोटोनस हो जाएगा, सेम रूटीन फॉलो करो, जाओ वही काम करो। यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा वर्क का, एंथुसियाज्म, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितना जाके वही तो बुक बना के वही एंट्री पास करना। तो यहाँ पे वर्क डिवीजन के कारण से क्या हो रहा है कि स्पेशलाइजेशन तो होगा, इतना तो है कि वर्क डिवीजन के कारण से स्पेशलाइजेशन तो होगा ही होगा एक पर्टिकुलर फील्ड में। लेकिन जो वर्कर क्या होता है, मल्टी टैलेंटेड होता है, वर्सेटाइल होता है, तो वो लोग एक ही चीज में इंटरेस्टेड नहीं होता, ट्राई करता है कि दूसरा चीज भी वो लोग करें। सो वो लोग के लिए क्या होता है कि एक मोनोटोनस रूटीन बन जाता है। सो वहां पे जो एक इंटरेस्ट होता है, एंथुसियाज्म होता है, वो खत्म हो, ठीक है। तो ये एक लिमिट निकाला। नंबर 4 में क्या बोल रहा है? The principle of management have been developed to influence human behavior, but human behavior is very complex and unpredictable. So, desired result may not always be obtained from the application of this principle. यहाँ पे human behavior है कि देखो भाई, आपने तो प्रिंसिपल बना दिया 14 का, है ना, लिस्ट बना के दे दिया कि वो डिवाइड होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और है ना, ये सारा था। तो ये जब कोऑर्डिनेशन का बात आ रहा है तो यहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर आ रहा है, ह्यूमन नेचर। पॉसिबल नहीं होता है कि एक ग्रुप में सबका कंसेंट, चाहते हैं कि सबका कंसेंट मिले, वहां पे सबका पॉइंट ऑफ व्यू मैच करे, कंफ्लिक्ट ना हो, लेकिन ये क्या है, ये हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन है ना, ये एक्सपेक्ट कर रहे कि इंप्लॉय लोग ऐसा कर रहे हैं। एग्जैक्टली ये सब कुछ तो होता नहीं है, सबका डिफरेंट होता है। भाई एक ग्रुप में रह के क्या होता है कि एक ग्रुप में जब क्रिएट हो जाता है तो वहां पे कुछ ना कुछ वर्कर होता है जो डिससेटिस्फाइड रहता है, या तो कुछ डिसीजन के कारण से, या तो वर्क के कारण से, या तो रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण से, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल है। सो ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस में हम लोग क्या नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल में से कुछ प्रिंसिपल है वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और लास्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैनॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द नेचर, साइज, फ्रॉम साइकिल, है ना, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल पेमेंट ऑफ द फेयर इनोवेशन, जैसे कि हाँ ये ब्लाइंडली एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि लास्ट टाइम भी हम बोले थे कि जो एक रेन्यूमरेशन होता है, फेयर रेन्यूमरेशन जो पेमेंट करना पड़ता है वर्कर लोग को, वो डिपेंड करता है नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। कैसा नेचर है, कैसा साइज है, बड़ा साइज है तो ज्यादा, कम साइज, छोटा साइज है तो स्मॉल कंपनी है या स्मॉल साइज बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या होगा, जो पे स्केल होगा वो कम होगा, एंड बिग कंपनी में जो पे स्केल होगा, जो पेमेंट सैलरी, जो पेमेंट मेथड होता है वो हाई रहता है कि नहीं। सो यहाँ पे हम लोग क्या चीज ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ फोर्टीन प्रिंसिपल है, रेन्यूमरेशन, फेयर रेन्यूमरेशन देना है, तो हम लोग दूसरा कंपनी के बेसिस पे अपना कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसको सैलरी नहीं दे सकते। हम लोग जब सैलरी देंगे अपना एम्प्लॉय को मेरे बेसिस के हिसाब से देंगे, मेरा ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देंगे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, हम क्या कर रहे हैं, ये सारा देखने के बाद ही देंगे। अगर हम कोचिंग में किसी एम्प्लॉय को रखेंगे और एक जो बड़ा कोचिंग है ना, जिसका हजारों 2000 स्टूडेंट है, वो लोग क्या देखेंगे, तो वो लोग के बेसिस में वहां पे जो एक एम्प्लॉय होगा, नहीं तो भी सैलरी 30,000, 15,000, 20,000 होगा, तो वो चीज हम यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। सो ये क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग फेयर रेन्यूमरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बिग कंपनी वी कैन नॉट डिटरमाइन और वी कैन नॉट पे, ठीक है। ये 5 है लिमिटेशन जो बोला है कि स्प्लिट अक्रॉस सब कंपनी पॉसिबल है, अगर इंडिविजुअल काम करना पड़ा, नॉट रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है। कंपनी के बेसिस पे डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन तो होगा, लेकिन यहाँ पे मोनोटोनस रूटीन बन जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर के बेसिस ह्यूमन बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं है,
सो ऑल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी एप्लीकेबल, है ना, एज फॉर सेट, और ब्लाइंडली नॉट एप्लीकेबल, साइज नेचर देखने के बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे तुम्हारा जो फेयर रेम्यूनरेशन का बात हुआ है वो हम लोग देंगे, क्योंकि फेयर रेम्यूनरेशन भी एक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये एक लिमिटेशन है, ठीक है, 5। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगर कॉपी नहीं किया तो पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। ये हेनरी फेयोल का खत्म हो गया है। अब दूसरा यहाँ पे टॉपिक आ रहा है हम लोग का, डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो अब आएंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे साइंस दिख रहा होगा, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, इज एन एक्ट of knowing exactly what you want your man to do and then using that they do it in the best and cheapest way। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या बोलता है कि ये जानना कि तुम्हारा जो वर्कर है ना, क्या करना चाहता है, उसको वो कैसे कर सकता है विदाउट हैविंग ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट। मतलब ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट बिना करे एग्जैक्टली ये जानना, विच इज नॉट पॉसिबल। समझा ना, कि मेरा ये जो एम्प्लॉय वो क्या करना चाहता है एंड वो उसको कैसे करना चाहता है। तो अगर हम लोग इस चीज को एनालाइज नहीं करेंगे तो रैंडमली तो नहीं दे सकते ना। लेकिन ये जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट ये बोलता है कि जो एग्जैक्टली होगा उसी चीज को करना। मतलब ये 100% बोल रहा है कि जो मेथड वो अप्लाई करेगा वो क्या होने वाला, सही होने वाला है उस काम को करने का। समझा ना, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, चीपेस्ट वे में उस चीज को अप्लाई कर देना साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। In brief, we can say when the principle and methods derived through scientific research and investigation are applied in management for the purpose of increasing the organizational efficiency, it is called management। तो इसका मतलब है जो भी मेथड्स है, जो भी प्रिंसिपल्स है, वो क्या है, पहले रिसर्च किया गया है, ठीक है। रिसर्च करने के बाद, रिसर्च मतलब लैब में रिसर्च या बाहर में जाकर देख लिया, ठीक है। रिसर्च करने के बाद उस चीज को अडॉप्ट करना, एंड अडॉप्ट करने का मतलब क्या है, रिसर्च के बाद जब हम लोग किसी चीज को अडॉप्ट करते तो वो तो गलत होने वाला नहीं है, लेकिन नहीं गलत होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो तो सब कुछ हो गया, एक्सपेरिमेंट सब कुछ हो गया। तो अब इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो, व्हेन द प्रिंसिपल एंड मेथड्स derived through principle and methods, rules and regulation and method, अब हम लोग रिसर्च के थ्रू से, है ना, रिसर्च के थ्रू से या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू से हम लोग अप्लाई करते हैं मैनेजमेंट में एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्लियर है। नंबर नेक्स्ट आते हैं, तो डेफिनेशन हुआ, ठीक है, इसका नेचर। क्या क्या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। इन साइंटिफिक मैनेजमेंट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच जॉब इज प्री डिटरमाइंड एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट ऑब्जेक्टिव फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रॉपर्ली। सो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव बोला है। फर्स्ट क्या है, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है पहले ही डिटरमाइंड हो गया है, क्या क्या है गोल, गोल ऑफ द ग्रुप और गोल ऑफ द इंडिविजुअल क्या है, डिटरमाइंड हो गया। सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेस एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस है, अब इसको क्या करेंगे, प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग को गोल एंड एक्टिविटीज पता है क्या करना है। प्री डिटरमाइंड प्लान, हाँ ये भी है कि हम लोग का जो प्लानिंग होता है प्री डिटरमाइंड होता है। जैसे कि देखते हैं, इन साइंटिफिक मैनेजमेंट एन इफेक्टिव प्लान इज प्रिपेयर्ड सो दैट द प्री डिटरमाइंड गोल कैन बी अचीव्ड थ्रू मोस्ट एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज टू से द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन साइंटिफिक। देखो प्री डिटरमाइंड प्लान हम लोग को साइंटिफिक मैनेजमेंट के बेसिस पे क्या करना है। देखो पहले जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट वो अलग है, ये साइंटिफिक अलग है। तो साइंटिफिक के बेसिस पे बात कर रहा है कि हम लोग रिसर्च करके बैठे हुए हैं,
सो अब इस प्लान को कैसे अचीव करना, तो हम लोग का ये जो प्लानिंग हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च हुआ है ना, ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। सो यहाँ पे जो एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे कोई गलती होने वाला नहीं, चांसेस क्या होता है बहुत कम होता है, ठीक है। नंबर 3 साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ प्लान। जब प्लान हम लोग बना लिए, डिटरमाइन कर लिए, अब उसको करने से पहले एक बार एनालाइज करेंगे। साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ प्लान, प्लान को क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करना मतलब डिटेल्स में देखना है। चूज तो कर लिए, अप्लाई करने से पहले एक बार एनालाइज करेंगे उस प्लान को कि वो सही है कि नहीं है, एंड उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 सेट अप रूल। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ रूल्स बनाएंगे। कि गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर साइंटिफिक वे से क्या करेंगे, साइंटिफिक बोलने का मतलब है अब वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम लोग ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू से हम लोग ने, या इन्वेस्टिगेशन के थ्रू से हम लोग ने जो रूल्स कलेक्ट किए हैं, जो हम लोग को लगता है कि ये अप्लाई करना चाहिए, वो चीज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रूल सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि साइंटिफिक में क्या होता है, पहले हम लोग सब कुछ देखने के बाद ही यहाँ पे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। नंबर 5 रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड। रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड मतलब जो हम लोग ने फिक्स किया था, जो प्लानिंग किया था, जब हम लोग उस चीज को एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद एंड जो प्लानिंग हम लोग से सेट किया, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा डेफिनेटली, ठीक है। उस चीज को रिव्यू करेंगे, क्या मेरा लैकिंग पॉइंट कहीं पे है, या अगर प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हुए तो सक्सेस हो, ठीक है। लैक हो रहा है तो क्या चीज में लैक हुआ, कहां कौन सा सेट ऑफ रूल मेरा गलत था, वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये 5 पॉइंट है मेरा साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। पहले में क्या बोलता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है प्री डिटरमाइंड रहता है कि क्या करना क्या नहीं करना। इसका मतलब जो मेरा रिसोर्सेस होगा, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस, उसको हम लोग क्या कर सकते, प्रॉपरली हम लोग क्या यूटिलाइज कर सकते हैं। प्री डिटरमाइंड प्लान, दो ये जो प्लानिंग होता है हम लोग का क्या होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू से होता है। इसका मतलब प्लानिंग जो बेस्ड होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे करते हैं। अब उस प्लानिंग को हम लोग क्या करेंगे, एक बार एनालाइज करेंगे एंड उसके बाद ही एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सेट अप रूल जो होता है, रूल्स होता है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ क्या लेते हैं वहां से, इन्वेस्टिगेशन एंड वो क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंट। सो यहाँ पे जो सेट ऑफ रूल होता है वो हम लोग वही रूल अप्लाई करते हैं, जिसके कारण से हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने में इजी रहता है। लास्ट का है रिव्यू ऑफ स्टैंडर्ड, जो हम लोग ने अप्लाई किया, जो चीज एग्जीक्यूट हो चुका है उस चीज का रिव्यू लेंगे। कैसे रिव्यू, कंपेयर तो करना है। कंपेयर करना मतलब तुम जो गोल सेट किया था और तुमने जो अचीव किया है उसमें कोई डिफरेंस आएगा, डेफिनेटली डिफरेंस आएगा, या तो लैक करेगा या तो सक्सेस होगा। लैक करेगा तो लैकिंग पॉइंट देखेंगे, सक्सेस करेंगे तो उससे भी अच्छा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। सो रिव्यू लेना मस्त, तो इसे कॉपी करो, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो एडवांटेजेस साइंटिफिक मैनेजमेंट का, क्या क्या एडवांटेजेस। हाई एफिशिएंसी हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी लेबर रहता है वो लोग को वेल प्लान वेल ट्रेनिंग के बाद ही वो लोग क्या किया जाता है, एम्प्लॉय किया जाता है बिजनेस में। सो यहाँ पे क्या होता है कि जो लेबर का जो एफिशिएंसी होता है वो हाई होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। जो प्रॉपर है, जो क्वालिफाइड है, जो स्किल्ड है, उसी को ही लेते हैं। सो यहाँ पे जो वेस्टेज होगा बहुत कम होगा, ठीक है। एलिमिनेटिंग वेस्टेज, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे जो रिसोर्सेस हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेस हो चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस्ट यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेस हो चाहे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस हो, वो लोग का कोई भी वेस्टेज नहीं होगा एज पर साइंटिफिक मैनेजमेंट। साउंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट मतलब जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू द प्लान होगा, एंड जो प्लानिंग किया गया है, जो रूल सेट किया होता है इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बाद ही किया गया है। सो अब जो मैनेजमेंट होगा ह्यूमन रिसोर्सेज बोलने का मतलब लेबर लोग का मैनेजमेंट होगा वो अच्छा से होगा।
ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा। रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होगा, हाई टेक्नोलॉजी, गुड टेक्नोलॉजी, बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करेंगे यहाँ पे बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है ना। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो फिर वाला पॉइंट आएगा चार्जिंग लोअर प्राइस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो कस्टमर से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कम प्राइस में सेल कर सकते हैं। सो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज डन थ्रू साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। सो इसके थ्रू से करते हैं तो ये सारा चीज एडवांटेजेस है जो कंपनी को मिलने वाला है। क्लियर है, ये 5 चीजें, हाई एफिशिएंसी, एलिमिनेटिंग वेस्टेज, साउंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड चार्जिंग लोअर प्राइस, ठीक है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट का। सबसे पहले नंबर 1 है एक्सपेंसिव सिस्टम। देखो ये क्या बोले कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ भी प्लानिंग होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट होता है, जो भी एम्प्लॉय लेते, कैसे लेना नहीं लेना, सब प्लानिंग के थ्रू होता है। एंड प्लानिंग बेस्ड होता है एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन थ्रू, ठीक है। इसका मतलब ये तो छोटा मोटा कोई कर नहीं सकते, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सिस्टम है, बहुत हाई कॉस्ट रहेगा, ये एक डिसएडवांटेज है। प्रीडोमिनेंस ऑफ मैनेजर, अब देखो यहाँ पे जब डिसीजन जो भी लेगा ये रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे होगा, तो यहाँ पे मैनेजर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनने वाला है नहीं, वो लोग अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनेगा, क्योंकि जो भी डिसीजन डिसाइड होगा या एग्जीक्यूट किया जाएगा डिसीजन को, वो मैनेजमेंट के थ्रू से आता है। एंड वो मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू से, जो हम लोग रिसर्च के थ्रू से लाते हैं। वहां पे पर्सनल एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होने वाला है, तो यहाँ पे जो मैनेजर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पे नहीं करने वाला है। हिंड्रेंस इन रूटीन वर्क, अब कंटिन्यू रिसर्च करेंगे। हिंड्रेंस इन रूटीन वर्क मतलब अगर कंटिन्यूसली रिसर्च में लगा रहेंगे तो हम लोग का जो वर्किंग कंडीशन है, जो वर्किंग आवर होगा बिजनेस का, वो इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि वो जो टाइम हमको बिजनेस को देना था वो हम लोग लग रहे रिसर्च करने में, ठीक है। तो जो रूटीन में उसमें हिंड्रेंस, उसमें ऑब्स्टेकल आ सकता है। नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, हाँ ऑब्वियसली सुटेबल नहीं है स्मॉल बिजनेस के लिए, ठीक है, क्योंकि लार्ज बिजनेस है या बिग बिजनेस है वही अफोर्ड कर सकता है इतना कॉस्ट। सो हाई कॉस्ट होने के कारण से ये स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल है, ठीक है। डिफिकल्टी इन गेटिंग ट्रेंड स्टाफ, जैसे कि पहले वाला हम पॉइंट किए थे एडवांटेज में कि हाई एफिशिएंसी से बोलने का मतलब है जहाँ पे ट्रेंड स्टाफ लेना है, जो क्वालिफाइड स्किल होता है ना, जिसको सब कुछ नॉलेज रहता है। सो ये सब कुछ पाना एक बहुत डिफिकल्टी है ना। तो ये 5 पॉइंट है जो डिसएडवांटेज मिलता है। ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैनेजर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना जाता है, रूटीन जो है कंटिन्यूस रिसर्च के कारण से बिजनेस में जो वर्किंग आवर देना था वो वहां पे प्रॉपर्ली नहीं दे सकता है, ठीक है, वो सारा का सारा टाइम चला जाता है रिसर्च में। नॉट सुटेबल स्मॉल बिजनेस, छोटा बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं, क्योंकि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता है, ठीक है। डिफिकल्ट इन गेटिंग ट्रेंड स्टाफ, हाँ जैसे कि हाई एफिशिएंसी बोला था, तो यहाँ पे जो इसका डिमांड है एम्प्लॉय होना चाहिए, एक्सपीरियंस एम्प्लॉय होना चाहिए। सो पॉसिबल नहीं कि अपने टाइम की हम अपना बिजनेस में एक्सपीरियंस एम्प्लॉय रखे बोल, ठीक है। वहां पे फ्रेशर को भी लेना पड़ेगा, वो लोग को ट्रेन करके एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो साइंटिफिक मैनेजमेंट के डेफिनेशन देखिए, फीचर्स देखिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखिए। अब इसका कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो था हम लोग को किसने, हेनरी फ्योल ने बोला था। और ये जो प्रिंसिपल है F.W. टेलर, ये जो प्रिंसिपल बनाया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये F.W. टेलर ने बनाया, ठीक है। सो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, F.W. टेलर। और वो जो था फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट था, वो हेनरी फ्योल था। उसने अपने रूल्स के अंदर में, प्रिंसिपल के अंदर में 14 प्रिंसिपल डाले थे, और इसने कितना डाला है, बस 6, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है मैनेजमेंट का, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्या है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल फॉर थंब। बोलने का मतलब है साइंस हो, साइंस बोलने का मतलब है एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ट्रायल एंड एरर करने के बाद उसको बिजनेस में अप्लाई किया है। मान लो कि एक कोई रूल्स आया, ठीक है, रूल्स हम सोच रहे हैं कि उस चीज को इम्प्लीमेंट करें या ना करें,
बोले नहीं करके देखते ना, तो बिजनेस में इंप्लीमेंट किया, बाद में पता चला कि ये सही नहीं था, तो उसके कारण से क्या हुआ, टाइम वेस्ट हुआ। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। ये बोलता है कि ये चीज नहीं होना चाहिए। देखो भाई, तुम अगर रूल इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उससे पहले उस चीज को एनालाइज कर लो अलग से। इसलिए ये लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट अलग से एक्सपेरिमेंट करता था, इन्वेस्टिगेशन करता था, एंड उसके बाद ही उस चीज को लगाता, सो दैट कि कोई टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि किसको क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक, कितना टाइम में कंप्लीट करना चाहिए, ये सारा का सारा वर्ड ये क्या करता है, क्लियरली बता देता है। टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब, एक जॉब करने में कितना टाइम लगेगा ये बता दिया जाएगा। टू सेलेक्ट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, तुम उस काम को कैसे करेगा ये भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो साइंटिफिकली सब होता है। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, बोलने का मतलब है सब लोग मिलजुल के काम करें। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एवरी टाइम कि वर्कर और मैनेजमेंट में क्या होता है, दोनों के वर्कर और मैनेजर के बीच में हमेशा राइवल होता है, डिस्प्यूट होते रहता है। क्या हो सकता है कंडीशन, वो मेरे से ज्यादा पेमेंट मिलता है, उसको मेरे को कम मिलता है। या हो सकता है यहाँ पे एटीट्यूड आता है। एटीट्यूड कैसे आता है, देखो सब प्रिंसिपल मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन का बात कर रहा है, तो कॉर्पोरेशन भी तो कैसा होना चाहिए वो भी तो बताना चाहिए। तो बोले यहाँ पे जो एटीट्यूड आया है ना, कि एक तुम्हारा स्टेटस आ रहा है, पोजीशन आ रहा है, तो इस चीज को चेंज करे, तो मेंटल चेंज चाहिए, उसको मेंटल रेवोल्यूशन चाहिए कि उस जो तुम्हारे पास जो वर्कर है उसको तुम ऐसे वर्कर मत ट्रीट करो, मैनेजर होके तुम ऐसे पार्टनर, दोस्त, यार, है ना, फ्रेंड जैसा ट्रीट करो, उसको फ्रेंडली फील करवाओ एटमोस्फेयर में, है ना। तुम भी इसी मतलब मेरा तुम्हारे में कोई फर्क नहीं, उस टाइप का फील कराएगा तो एक फ्रेंडली नेचर हो जाएगा, जिससे कारण से क्या होता है, जिससे ऑब्जेक्टिव को उसको इजीली अचीव कर पाएगा, है ना, विदाउट एनी फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, 10 वर्कर में 2 को पसंद करता है, 8 को नहीं पसंद करता, फेवरेटिज्म भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे हार्मनी बोलने का मतलब ये है कि वो लोग को क्या बोलो कि जहाँ यहाँ पे जो राइवल ग्रुप है दोनों, है ना, वर्कर एंड मैनेजर, दोनों में कॉर्पोरेशन होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड ट्रीट करे एक मैनेजर अपने वर्कर को, एक सुपीरियर एक सबऑर्डिनेट को, ओनली पॉसिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। थर्ड है कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, बोलने का मतलब है ग्रुप में चलो, साथ में चलो, अकेले मत चलो, समझना है। जैसे कि मैनेजमेंट शुड बिलीव द वर्कर इन इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, मान लो कुछ डिसीजन लेना है तो तुम खुद मत लो मैनेजर, वर्कर से पूछो, सब लोग को पार्टिसिपेट करवाओ, क्या ये चीज करना सही होगा, क्या आप लोग खुश हो, सब कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा, मेजोरिटी के बेसिस में रूल बना। अब क्या होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पे भाई ये लोगों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों को ये लगता है कि ये रूल अप्लीकेबल होने के बाद ये चीज प्रॉब्लम हो सकता है, सपोज वो लोग ने वो प्रॉब्लम बता दे, तो ठीक है आप डरिए मत, इस चीज का भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉर्पोरेशन भी होगा एंड इंडिविजुअलिज्म भी नहीं होगा, अकेला अकेला कोई रहेगा भी नहीं। फोर्थ में मेरा साइंटिफिक सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, जैसे कि मैंने कहा था जो एम्प्लॉय लोग को सेलेक्ट किया जाता है वो क्या होता है, ट्रेन एम्प्लॉय रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि जो सिलेक्शन मेथड होता है वो साइंटिफिक रहता है। एंड जो वर्कर रहता है वो लोग को भी जो काम करने का, तो वो लोग का जो काम होता है वेल ट्रेन रहता है। तो अगर नहीं हुआ तो वो लोग को और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर मतलब जो स्टाफ है वो लोग क्या होता है, डेवलपमेंट मतलब प्रमोशन देंगे, है ना, उसको कुछ इंसेंटिव देंगे, जिसके कारण से वर्कर लोग भी अपने आप को क्या करे, वहां पे सेफ फील करे एंड काम भी सही से करे वो लोग। ठीक है, उसके बाद है हम लोग का डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। क्लियरली बता दो कि वर्कर का काम क्या है, उसके अलावा मैनेजर का वो फिर अलग से ना सुनना पड़े, वो चीज को क्लियर है, क्लैरिटी हो कि हाँ मैनेजर का काम ये है एंड वर्कर का काम ये है, और उसके अलावा उसको कुछ नहीं देना। तो जब सब लोग क्लियर होगा वर्कर लोग हमको यही करना है, तो माइंडसेट है, यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होने का बात नहीं है, मैनेजर आगे कुछ नहीं बोल सकता है, वर्कर बोलेगा ना भाई हमको सर कंपनी से थ्रू से हमको ये काम देना है, अकाउंटेंट का जॉब हमको करने के लिए बोला है, तो आप हमको बोल रहे जाके चाय लाओ पानी लाओ, ये मेरा ड्यूटी नहीं, हम ये नहीं करेंगे, इसके लिए आप दूसरा वर्कर को लाए, आपका अंडर में है तो क्या हुआ, मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, मेरा ये काम करना, सो हम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी का पूरा कर रहे हैं, आपका पर्सनल ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, या वो अपना बिजनेस अपने कंपनी के ऑर्डर दे दिया जो उसका अंडर में नहीं है, तो वो भी क्यों एक्सेप्ट करोगे, हमको तो इस चीज के लिए तो पेमेंट नहीं मिलता है ना। सो यहाँ पे क्या होता है
कि इससे क्या होता है, क्लियर रहता है, कोई डिस्प्यूट नहीं होता है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता है, एंड एक मैनेजर भी सोचेगा देने से पहले कि हाँ इसका तो ऐसा वर्क काम नहीं है तो इसको क्यों वर्क है ऐसा। क्लियर है। लास्ट वाला है मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड। बोलने का मतलब है ट्राई करो कि आउटपुट को लिमिटेशन मत लाओ कि इतना से ज्यादा आउटपुट नहीं होना चाहिए, है ना, कंपनी का आउटपुट साल से इतने से ज्यादा नहीं, इसमें रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ। हो सके तो मैक्सिमम आउटपुट लाओ, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट बोलने का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, समझना ना। सो यहाँ पे आउटपुट में रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ। क्लियर है। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ उसका। क्लियर है। तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म है, चैप्टर कंप्लीट है। इसका जो डिफरेंस बिटवीन होता है बुक में देख लेना, हेनरी फेयल एंड एबी टेलर का जो डिफरेंस बिटवीन का एक टेबल रहेगा बुक में, वो देख लेना। डेफिनेशन देखना, एडवांटेज डिसएडवांटेज फीचर्स, ये सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है। चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बाय।